हेलो स्टूडेंट्स। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ चुके होंगे कि आज से हमारा वन शॉर्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर नंबर 1। ये हम 1 घंटे में, ऑलमोस्ट 1 घंटे में हम ये पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें इस सीरीज़ में पूरे चैप्टर का वन शॉट आने वाला है। ठीक है, तो फालतू की बातें ना करते हुए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, और वीडियो आप अंत तक देखो ताकि सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ आए, और हो सके तो पेन पेपर भी साथ में रख लो। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है आपका कूलाम का नियम। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, पहला ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला आपको बोलेगा कि सिर्फ कूलाम का नियम लिखो। दूसरी चीज़ आपको बोल सकता है कि क्या, कि इसके सूत्र की व्युत्पत्ति करो, मतलब कूलाम का नियम लिखो और सूत्र की व्युत्पत्ति करो। 3 मार्क्स में पूछेगा। कूलाम का नियम लिखने के बोलेगा सिर्फ, तो 1 या 2 नंबर में पूछेगा। एक और चीज़ क्या पूछता है, वेक्टर फॉर्म में लिखो। ठीक है, सदिश रूप में इसको लिखो बोलेगा, तो भी 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो 3 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जो चीज़ पूछेगा वो चीज़ आपको लिखना है, बाकी हम तो सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। देखो, विद्युत कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम ये कहता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, ओके। अभी हम लिख लेते हैं। 2 बिंदु आवेश मान लेते हैं, एक यहाँ पे क्या है Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश यहाँ पे मान लेते हैं Q2 है, और इनके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं, इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या है आपका स्मॉल r है। ठीक है, ओके। तो इस नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों का जो गुणनफल है, तो इनका जो बल है, विद्युत बल है, ठीक है, जो विद्युत बल है F, वो क्या होता है, इन दोनों आवेशों का गुणनफल, मतलब Q1 और Q2 के क्या होता है, समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला समीकरण। दूसरा चीज़ उन्होंने ये बोला कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब F व्युत्क्रमानुपाती होते हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग का। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को अगर आप मिला के लिखोगे, ठीक है, इन दोनों को अगर आप मिला के लिखते हो, समीकरण 1 व 2 को क्या करते हो, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल टू F समानुपाती Q1 Q2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर हो जाएगा। इस समानुपाती के साइन को आप हटाओगे, इस चिन्ह को हटाओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K एक नियतांक आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये K का मान कितना होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो इधर साइड में लिख लेना, यहाँ पे K क्या है, मेरा एक नियतांक है, यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है, ओके। आगे नीचे में क्या हो जाएगा, K का मान कितना होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर होता है। ये अभिष्ट फार्मूला है कूलाम के नियम का, जो आपको ध्यान में रखना है, आपको याद कर लेना है डायरेक्ट। ठीक है, ओके। हाँ, ये हो गया सूत्र की व्युत्पत्ति और इसका परिभाषा। एक और चीज़ आपको क्या बताया था मैंने, कि सदिश रूप में लिखो, ये चीज़ भी आपसे पूछा जाता है। ये कैसे लिखोगे, ठीक है, तो इधर हम नीचे बता देता हूँ इसके बारे में, सदिश रूप में आप कैसे लिखोगे। तो सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है। सदिश रूप में देखो, यहाँ पे 2 आवेश है, एक है Q1 एक है Q2। अब आपको पता है दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे विद्युत बल लगा रहे हैं, राइट, ओके। हाँ, तो विद्युत बल क्या होगा, या तो Q1 Q2 पे विद्युत बल लगाएगा, या फिर Q2 Q1 पे बल लगाएगा। 2 आवेश है, दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहे होंगे, है ना। हाँ, मान लेते हैं Q1 Q2 पे बल लगा रहा है, तो जब Q1 Q2 पे बल लगाता है तो उसे बोलते हैं F12, मतलब पहले आवेश की वजह से दूसरे आवेश पर बल, इसे बोलते हैं F12। ठीक है, ओके। अगर Q2 Q1 पे बल लगाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, F21 कहेंगे, मतलब दूसरे आवेश की वजह से पहले आवेश पर बल। ठीक है, हाँ, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं सदिश रूप में लिखूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास 2 फार्मूला हो जाएंगे। अगर मेरा पहला आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाएगा, तो उसे मैं बोलूँगा F12 बोलेंगे, सॉरी 12 बोलेंगे, क्योंकि पहला दूसरे पर लगा रहा है। तो यहाँ पे सदिश रूप में जब आप लिखोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा R12 का ऊपर में कैप लगा दोगे। ठीक है, ये हो गया कब, जब Q1 Q2 पे क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, तब सदिश रूप हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया पहला की वजह से। दूसरा, आप इसका उल्टा कर सकते हो, अगर क्या कर रहा है, मेरा Q2 Q1 पे बल लगा रहा है, तो उसका हो जाएगा F21। ठीक, बस, तो जहाँ जहाँ F12 है वहाँ पे क्या करोगे, 21 लिख लोगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे लिख लेना सदिश रूप में। एक सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पे आप थ्योरी में लिख लोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे Q1 की वजह से, है ना। पहला है Q1 के कारण
Q2 पर बल, ठीक है। और दूसरा इधर आप लिख लोगे, दूसरा आप यहाँ पे लिख लोगे कि Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल वो कितना हो जाएगा, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा R21 का ऊपर में कैप लगा दोगे, ठीक है। तो ये हो गया इनका सदिश रूप, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है, ओके। तो इस तरह कूलाम का नियम संबंधी आपका खत्म हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम वन शॉट कर रहे हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको डिटेल में वीडियोस देखनी है इसकी, तो आप मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे, तो वहाँ हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप आराम से देख सकते हो। ये वन शॉट है तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसमें विद्युत बल रेखाएं किसे बोलते हैं ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन विद्युत बल रेखाओं के गुण आपसे पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पहले ही आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हाँ देखो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि विद्युत बल रेखा एक्चुअल में होता क्या है। तो विद्युत बल रेखा क्या होती है, एक तरह की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है, एक तरह की काल्पनिक रेखाएं हैं विद्युत बल रेखाएं, एक काल्पनिक रेखाएं होती। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है जो विद्युत बल की दिशा का प्रदर्शन करती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो विद्युत बल रेखाएं किसे बोलते हैं, काल्पनिक रेखा होती है जो दिशा दिखाती है, किसका, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है या विद्युत बल रेखा की दिशा का प्रदर्शन करती है, उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये डिफिनेशन वगैरह आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये गुण है, यहाँ पे जो गुण है 4 गुण, वो आपको ध्यान में रखनी है। पहला गुण क्या कहता है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, पहला चीज़। दूसरा उनका प्रॉपर्टीज़ क्या था, दूसरा इनका जो विशेषताएं थी, वो दूसरा गुण था वो कि धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ जाएगा, धन से ऋण की तरफ जाएगा, ये ध्यान है, धन से कहाँ जाएगा, ऋण में जाके समाप्त होगा, ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें पता है। यहाँ पे अगर प्लस क्यू है, यहाँ पे अगर माइनस क्यू है, तो ये कहाँ से जाएगा, इसका डायरेक्शन प्लस से क्यू की तरफ होगा, ऐसे प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होगा, ये बोलना चाहता है, ठीक। आगे क्या लिखा है, तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती है, तनी हुई डोरियों की तरह क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है, ठीक है। ये आपको देखा है आपने, प्लस क्यू होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस क्यू होता है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, माइनस क्यू है। तो ऐसे करके ऐसे आपको ऐसे इस तरह से आपको विद्युत बल रेखा आपने देखी है, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपको पता है ऑलरेडी, हमने विद्युत क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या होती है, सतत रेखा तथा वक्राकार होती है। अभी मैंने बताया ऐसे ऐसे वक्र बना रहा है, तो एक क्या होती है, एक सतत रेखा या वक्राकार होती है। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, ओके। कर लोगे, पहला एक दूसरे को कट नहीं करेगी। अच्छा, कई बार ना इसमें वो पूछ लिया जाता है, कारण पूछ लिया जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, कि बताओ विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती, क्या रीजन है कि एक दूसरे को कट नहीं करती, कारण बता दो। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट इसलिए नहीं करती, मान लेते हैं एक पॉइंट क्या है, पी है, और 2 विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। मान के चलो एक ऐसा जा रहा है और एक विद्युत बल रेखा ऐसा जा रहा है, ये, ठीक है। हाँ, हमने कट करवा दिया, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कट नहीं करती। अगर कट करा देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एक बल रेखा इधर से गया, एक बल रेखा इधर से गया, उसने एक पॉइंट पे कट कर दिया, तो जो वहाँ पे पॉइंट पे कट करोगे तो विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं आ जाएगी, पहला दिशा इस तरफ, दूसरा दिशा इस तरफ, जो क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या करती है, विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती। बता दिए क्यों नहीं करती, क्योंकि जब एक पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट पे अगर किसी बिंदु पे कट करेगा तो विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं आ जाएगी, जो क्या है, संभव नहीं है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती। लिख लोगे कारण, लिख लेना अगर आपको इधर थ्योरी में लिखना होगा तो, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी हमने बहुत अच्छे से आराम से कर लिया है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है ये विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1 मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 सेकेंड, मैंने भूल चुका था, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया आपने, चलो कूलाम का नियम का ले लिया, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, विद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण, हो गया, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं।
आगे है आपका ये विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो विद्युत क्षेत्र तो वैसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, आपसे पूछा जाता है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने। लेकिन उसको समझने से पहले आपको विद्युत क्षेत्र समझना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत क्षेत्र क्या है, काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ है। विद्युत क्षेत्र बोलने का मतलब ये है कि मान के चलो यहाँ पे क्या है, कोई आवेश है प्लस क्यू। अब प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, ठीक है, उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई अन्य आवेश, मान लेते हैं कोई अन्य आवेश यहाँ पे क्या है क्यू नॉट है, तो इस किसी अन्य आवेश, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे किसी अन्य आवेश को लाने पर वो आकर्षण या फिर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ आ गया, एक धनावेश है, उसके चारों तरफ क्या है, एक वह क्षेत्र है जहाँ पे कोई अन्य आवेश को लाओगे तो वो क्या करेगा, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ओके, खत्म। आगे है मेरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलने का मतलब क्या है, एकांक धनावेश, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के बारे में, मतलब किसी एकांक धनावेश, किसी आवेश को आप क्या कर रहे हो, विद्युत क्षेत्र में ला रहे हो, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वो जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की जो तीव्रता है, ठीक है, तो किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसकी तीव्रता कितनी है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिखा है यहाँ पे, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाली बल की तीव्रता को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ओके। अगर आप इसका फार्मूला लिखोगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे ई। अब क्या कर रहा है ये, इसको एकांक आवेश को लेके आ रहे हैं, तो मान लेते हैं एकांक आवेश, इसको क्यू नॉट से दर्शाते हैं, तो लाने पर क्या करता है, बल की तीव्रता, लगने वाले बल की तीव्रता, तो यहाँ पे क्या करेगा, बल लगेगा, उसको हम बोल देते हैं एफ। तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, एफ बटे क्यू नॉट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, ये आपको आगे भी काम आएगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें पूछी जाती है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। ठीक है, ये सारे 2 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 2 से 3 नंबर वाले, मैं सबको कराते जा रहा हूँ आपको, तो ये सब इंपॉर्टेंट मार्क करते जाओ आपको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये देखो इसमें क्या पूछा जाता है, एक तो आपको बोलेगा परिभाषित करो, साथ में आपको बोलेगा कि मात्रक निकाल दो, विमा निकाल दो, और सदिश है या अदिश है वो बता दो। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जाती है, मतलब दिशा पूछ लिया जाता है। ठीक, तो फटाफट हम इसकी चीज़ें निकाल लेते हैं। सबसे पहले चीज़ हम निकाल लेते हैं क्या, ये तो हमने लिख लिया, फार्मूला लिख लिया और इसको परिभाषित भी कर दिया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाता है, बोलो क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, मात्रक कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है डिटेल लेक्चर में, नहीं पता दोबारा देख लो। यहाँ पे क्या है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, राइट, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बटा है तो बटे लगा दिया। ये क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक, ओके, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। क्लियर, ओके, तो यहाँ पर आप लिख लेना, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे इसकी विमा पूछी जाती है, तो विमा भी हम निकाल लेते हैं फटाफट। विमा कैसे निकालोगे, काफ़ी आसान है, बल का मात्रक, बल का विमा क्या होता है, ये मैंने आपको बोला था कि आपको डायरेक्ट याद करके चलना है बल का, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ओके, तो बल का क्या होता है, MLT-2। अगर अभी तक आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप फटाफट याद कर लो, ये बार बार यूज़ होगा, MLT-2, MLT-2, और इसको ऐसे ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, बंद ब्रैकेट। ठीक है, हाँ, इसमें बंद कर दोगे तो ये हो जाएगा MLT-2, ये आपको डायरेक्ट याद करना है, बल का ये बार बार यूज़ होगा। ठीक, बटा है तो हमने बटा लगा दिया। क्यू नॉट का क्या होता है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, AT होता है, ये भी आप डायरेक्ट याद कर लो, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये सब कहाँ से आया, मैं सब मैंने डिटेल लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो यहाँ मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब AT को ऊपर लेके जाओगे, AT को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, MLT-2, ए का घात क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। टी का घात क्या है, 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी का घात -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टी का घात क्या है, यहाँ पे टी का घात -2 है, यहाँ पे टी का घात -1 है, -2, और जब इसका घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उनका जो आधार है वो सेम है, तो उनका जो घात है वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, ये देखो ये भी टी है, ये भी टी है, इनका आधार समान है, तो इनके जो घात है वो जुड़ जाते हैं आपस में, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको विमा का मान मिल जाएगा MLT, -2 -1 मिलके क्या बन गया, -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3
और a का घात -1 है तो a का घात -1 लिख दिया और ऐसे करके क्लोज ब्रैकेट से बंद कर देना। ठीक है, तो मात्रक निकाल लिया, बीमा निकाल लिया, सारी चीज़ें हमने निकाल लिया है। ठीक है, कैसे किया मैंने सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान से कर लेना है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2-3 साल के गैप में ही कई बार पूछ लिया जाता है, तो हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, है ना, क्योंकि क्या क्या पता अगर यही आ गया तो फिर बोलोगे एग्जाम सर एग्ज़ाम डिफिकल्ट आया था। एग्ज़ाम डिफिकल्ट नहीं आया था, आपने सारी चीज़ें पढ़ी नहीं थी, तो ये भी हम फटाफट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, पर आसानी से कर लोगे। ठीक है, ओके। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो सबसे पहले हम एक बिंदु आवेश बना लेते हैं। मान लेते हैं एक बिंदु O है जहाँ पे एक आवेश क्या है +Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, एक बिंदु O है जहाँ पे एक आवेश क्या रखा हुआ है +Q रखा हुआ है। अब मान लेते हैं यहाँ से R दूरी पे, यहाँ से R दूरी पे, यहाँ पे एक R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है जहाँ पे मेरा एक क्या है आवेश रखा हुआ है Q0 एकांक आवेश रखा हुआ है। तो यहाँ पे धन परीक्षण आवेश, यहाँ पे एक धन आवेश है +Q, और यहाँ पे बिंदु O पे और बिंदु P पे क्या है मेरा ये है Q0 है। ठीक, ओके। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कहाँ पे, यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ होगी। क्यों होगा, क्योंकि ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, इसके सामने माइनस का साइन नहीं है, माइनस का साइन नहीं है तो इसको भी हम धन लेके चलेंगे। और आपको पता है कि दो सजातीय आवेश के बीच में या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, प्रतिकर्षण होगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ओके, मैंने बता दिया दिशा कहाँ पे होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं हाँ, तो हमें क्या करना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेना। बिंदु O है जहाँ पे +Q आवेश है, बिंदु P है R दूरी पे जहाँ पे क्या है Q0 आवेश है, जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, ओके। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की अगर मुझे तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो +Q आवेश है वो Q0 आवेश पर क्या करेगा, बल लगाएगा, 100% लगाएगा। कौन सा बल लगेगा, कूलाम का बल लगेगा, कूलम्बिक है ना, कूलाम का बल लगेगा। और कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि +Q की वजह से Q0 पर लगने वाला बल +Q तथा इन दोनों के बीच में बल लगेगा, हाँ, तथा Q0 के कारण जो वैद्युत बल होगा वो कितना हो जाएगा, हमने पढ़ा है कूलाम का नियम, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 क्या है, +Q है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा जस्ट Q, साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो साइन है प्लस का वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे Q0 है तो यहाँ पे हम Q0 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी कितना है, R का स्क्वायर है, R है तो दोनों के बीच की दूरी का वर्ग होता है, तो यहाँ पे हमने वर्ग कर दिया। ठीक है, ओके। हमें क्या करना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, ये कितना आया है वो हमें निकालना है। अभी हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या, E = F/Q0, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक, ओके। तो यहाँ पे आप लिख लोगे क्या कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होता है, E = F/Q0 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो बल है बल का मान यहाँ पे रख देंगे तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इधर साइड में कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1 या जो भी करो। ठीक है, हाँ, समीकरण 1 यहाँ से मान रख लो तो समीकरण 1 बोल देते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, मान रख देंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, E = हो जाएगा बल का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है Q0 है। अब देखो Q0 से Q0 कट जाएगा, ये कट गया तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और यही क्या है आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, तो ये वाला डेरिवेशन भी हमने फटाफट ख़त्म कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। ठीक है, देखो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव जानते हैं क्योंकि ये बार बार यूज़ होगा आगे, और फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये पहले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो यहाँ पे, मोस्ट
इंपॉर्टेंट। इस वन शॉट में हम उन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है बार बार, ठीक है। हाँ, बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक है उसको हम भले इग्नोर कर देंगे, बाकी पूरा चैप्टर तो मैंने कवर कर ही रहा हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कहीं भी, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखो वैद्युत द्विध्रुव, द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब प्लस और माइनस, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अपने डिटेल लेक्चर में कि दो बिंदु मान लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए और बी दो पॉइंट है। ए पर मान लेते हैं कौन सा है, मेरा माइनस क्यू आवेश है, और बी पर क्या है, मेरा प्लस क्यू आवेश है, ठीक। तो इनका जो परिमाण है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये परिमाण लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, परिमाण 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 लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं ए और बी पर एक बिंदु, ए और बी पर एक बिंदु आवेश क्या है, क्रमशः माइनस क्यू एन प्लस क्यू है। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2a है, ठीक है। इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना है, मेरा 2l है, जिसको आप ब्रेक करके ये इसका मुख्य मध्य बिंदु हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, l, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, क्योंकि l प्लस l बन के क्या बनेगा, 2l बनेगा, ठीक है। ये तो आपको पता है, ठीक, ओके। हाँ, तो इस टाइप के जो निकाय है उसे अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कैसे लिखोगे, समान आवेश होना जरूरी है, ठीक है, समान तथा विपरीत प्रकृति का होना जरूरी है। परिमाण समान होना चाहिए लेकिन प्रकृति क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। बोलने का मतलब यह है कि अगर ये माइनस क्यू है तो ये क्या होना चाहिए, प्लस क्यू होना चाहिए। देखो ये क्यू है तो ये भी क्यू होना चाहिए, ये 2q है तो ये भी 2q होना चाहिए, अगर ये 3q है तो ये भी 3q होना चाहिए। तो देखो परिमाण क्या है, समान है। विपरीत बोलने का मतलब क्या है, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति। विपरीत बोलने का मतलब यह है कि ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए, माइनस है तो प्लस होना चाहिए, माइनस है तो प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो परिमाण समान होना चाहिए तथा विपरीत प्रकृति का होना चाहिए, और अल्पतम दूरी होना चाहिए। अल्पतम दूरी हमने या न्यूनतम दूरी हमने कितना लिया है, 2l लिया हुआ है। तो इस प्रकार के निकाय को अपन वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लिख लोगे, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जो एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर रखे गए हैं, उससे जो निकाय बनता है उसे अपन वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। उसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, काफ़ी आसान है। अभी आपने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत ध्रुव में देखा कि आपके पास दो आवेश थे, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इसमें से कोई भी एक आवेश ले लो, मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी कितना है, 2l है, तो q मल्टीप्लाई 2l, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लिख लोगे, हाँ, तो यहाँ पे लिख लेना आप, ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे P से दर्शाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश और उनके बीच की न्यूनतम दूरी जो 2l था, उनके गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। इसमें एक चीज़ पूछा जाता है आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चीज़ पूछा जाता है कि एक बोलेगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करो, उसका फार्मूला लिखो, मात्रक बताओ, विमा बताओ, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो इसका मात्रक फटाफट लिख लो। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मेरा क्या, देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पे हो जाएगा आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलाम। तो यहाँ पे लिख लोगे कूलाम, और मल्टीप्लाई क्या है, ये क्या है, लंबाई है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलाम मीटर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और मात्रक होता है, इसे अपन बोलते हैं ये क्या, कूलाम, और एक और मात्रक होता है डी बाई, ये भी आप याद रखना, डी बाई, ये भी कई बार पूछा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूमेरिकल वगैरह में कई बार पूछ लेते हैं। कूलाम मीटर या फिर डी बाई, ये दोनों क्या होता है, इसका मात्रक होता है। विमा की बात करें, विमा की अगर हम बात करें तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, आसानी से निकाल सकते हो। आवेश का विमा कितना होता है, AT बताया था मैंने, AT, ठीक है, ओके। और लंबाई का मात्रा क्या होता है, ये L। तो इन दोनों को अगर हम साथ में लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा L पहले आता है, MLT होता है ना, MLT ऐसा होता है, ठीक। तो L पहले आएगा, फिर T आएगा, तो आप लिख सकते हो M नहीं है तो M 0 डाल दो, L 1 है तो L हो गया, T हो गया और A हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका विमेय सूत्र हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बन जाएगा, ठीक। बड़े आसानी से आप बना सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये आपको फार्मूला याद रखनी है, मात्रक याद रखनी है और विमा याद रखनी है, ठीक, बन जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, आगे आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप पहले ही मार्क कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये लगभग हर साल पूछा जाता है,
ठीक है, लगभग हर साल आपसे पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, हाँ देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरा क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र ये है। ठीक है, ये मेरा एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने बना लिया। डायग्राम थोड़ा सा मैं रफ बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, हमें जल्दी जल्दी ये चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, ओके। हाँ, अब इसके अंदर हम बना लेते हैं एक क्या वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं जिसको थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं माइनस क्यू है, यहाँ पे मान लेते हैं क्या है मेरा प्लस क्यू है, और ये इसका नाम क्या है, ए बी है। ठीक है, इसका मान लेते हैं इसका नाम क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम ए बी है, जो क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है। इनका जो द्विध्रुव लंबाई है, ठीक है, द्विध्रुव लंबाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है मेरा 2L है। ठीक है, और इसे हम क्या कर रहे हैं, विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए हमने रखा हुआ है। ठीक, ओके। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपने पढ़ा था E = F/Q। तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, यहाँ पे जो बल लगेगा वो हो जाएगा F = ये देखो EQ, इसको मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया है ना, इधर पक्षांतर कर दिया, तो F = क्या हो जाएगा, QE लिख सकते हो आप इसको ऐसे, QE हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो अगर मैं किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, QE बल लगता है। ठीक, ओके। तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, QE इस तरफ लगेगा, QE इधर बल लगेगा, F = QE इधर बल लगेगा, माइनस वाले में इधर बल लगेगा। ठीक है, हाँ, ये F = QE बल इस तरफ भी लग रहा होगा। ठीक है, हाँ। अब हम क्या करेंगे, अब आप क्या करोगे, इसको आगे बढ़ा दोगे, इस लाइन को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो और इस वाली लाइन को आप थोड़ा सा नीचे बढ़ाते हो, तो आपको क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है। उस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या, C पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, C पॉइंट मान लेते हैं, तो आपको क्या मिलता है, एक त्रिभुज मिल जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक त्रिभुज मिल गया है। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, ये निकालना है। तो एक हमने डायग्राम पूरा बना लिया, उसके बाद यहाँ पे हमें बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण का जो वो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे अब लिखोगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है, बराबर क्या होता है, बल गुणित लंबवत दूरी, बल गुणित क्या होता है, लंबवत बल गुणित लंबवत दूरी होता है। ठीक है, अच्छा, बल कितना है भाई देख लो, बल क्या है, QE है। ठीक है, हाँ, उसको F मान लेते हैं फिलहाल के लिए, अभी F मान लेते हैं। अच्छा, बल आघूर्ण को दर्शाते हैं Q से, तो यहाँ पे हम टाउ लिख लेंगे। और बल कितना है मेरा, QE बल लग रहा है, कोई सा भी बल ले लो, QE यहाँ या ये वाला कोई सा भी बल ले लो, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया F। और लंबवत दूरी मतलब ये आवेश है, ये आवेश है, इनके बीच की लंबवत दूरी मतलब ये क्या है, BC है, देखो B और C। ठीक है, तो ये हमें BC हमें निकालना है, BC। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे BC लंबवत दूरी हो जाएगी। BC कैसे निकालोगे, BC निकालोगे इस त्रिभुज का यूज़ करके, ABC आपके पास त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। तो पहले हम BC निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेना क्या, कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, साइन थीटा निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब देखो थीटा का सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। थीटा का सामने वाला मतलब ये, एक सेकंड, थीटा का सामने वाला लंब होता है, तो थीटा का सामने वाला मतलब ये क्या हो गया मेरा, लंब हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, BC है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, BC लिख लेंगे। ओके, डिवाइडेड बाई लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये सब तो पता होगा, बेसिक चीज़ें। ठीक है, ओके। तो BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा। इसका नाम क्या है, 2L है, ये दिख रहा है, हाँ एक सेकेंड, इसका नाम क्या है यहाँ पे 2L, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका 2L है। तो हम वहाँ पे लिख लेंगे क्या, 2L लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, BC निकाल सकते हैं। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा, नीचे लिख देता हूँ, BC बराबर हो जाएगा मेरा साइन थीटा इंटू 2L हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 2L हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, BC का मान यहाँ पे रख देंगे यहाँ। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ बराबर F का मान क्या है, QE है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन QE। और BC का मान क्या है, 2L साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 2L साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा,
अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2L होता है। क्या यहाँ पे Q इंटू 2L है, ये देखो यहाँ पे Q है, यहाँ पे क्या है 2L है, तो उसका जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे लिख लेना चूँकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q मल्टीप्लाई 2L होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के जगह में हम P लिख देंगे, तो P और यहाँ पे E है तो इसको E लिख दिया, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा है तो यहाँ पे हमने साइन थीटा लिख दिया। और इस तरह से आपका फार्मूला, एक नया फार्मूला आपका चल के आ गया, जिसका नाम क्या है, ये टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, और यही वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का फार्मूला है। बन जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप 5 नंबर लिख सकते हो। ठीक है, बन जाएगा, कोई डाउट है तो पूछ लो, और फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने, अच्छा, इससे पहले का भी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो आप ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक सेकंड यहाँ से लो, हाँ, कहाँ से आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है मुझे पता नहीं है, एक बार देख लेना, लास्ट में आप ले लोगे तो भी चल जाएगा। ये भी नहीं लिया क्या, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, हो गया, हाँ, एंड ये डन, एंड लास्ट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हो गया, ठीक। बाकी ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, फटाफट ले लो अगर नहीं लिया है तो। देन चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब वीडियो रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कई बार अगर मैं भूल जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, आगे कुछ और चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपने वो पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, उसके लिए आपको व्यंजक निकालना है। ठीक है, देखो अब ये सारे व्यंजक ना मैं इसमें बता नहीं रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा व्यंजक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस आपको दिया हुआ है, मेरे चैनल पे आप जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे, आपको डिटेल वीडियोस मिल जाएगी इन सब के ऊपर, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको छोड़ना नहीं है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं मार्क कर दिए रहता हूँ, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सा वाला, ये कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको अच्छे से कर लेना है कि विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। इसका फार्मूला आप डायरेक्ट याद करना, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ। इसका फार्मूला होता है W इक्वल टू पी ई इंटू 1 माइनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये है आपके विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य के लिए व्यंजक, उसका फाइनल फार्मूला है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लोगे, पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डेरिवेशन मैंने लेक्चर में दिया हुआ है, अपने चैनल पे देखोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अगेन देखो, ये अगर ना पूछा जाए तो ये दोनों 100% आपसे पूछा जाता है, या तो अक्षीय स्थिति पूछेगा या फिर आपसे निरक्षीय स्थिति पूछेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख के ले लो में से, ये आपको दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपके एग्जाम में मिल जाएगा, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति। अगर किसी साल अक्षीय स्थिति पूछ रहा है तो दूसरे साल क्या पूछता है, निरक्षीय स्थिति पूछता है। दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आप अच्छे से कर लोगे। अगेन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो दोनों तो आपको भी किसी भी हालात में छोड़ के नहीं जाना है। अच्छा, अच्छी स्थिति में अगर हम फार्मूला निकालते हैं तो इसका फार्मूला आता है क्या, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप डायरेक्ट के लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, के 2 ये लिख लो, के इंटू, मैं तो ऐसे याद करता हूँ 2kp, ऐसे याद कर लो 2kp डिवाइडेड बाई r³, जहाँ के का मान क्या है, के का मान क्या है जहाँ पे, ये तो पता है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, हाँ, जहाँ पे के बराबर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये आप वैल्यू पुट कर लेना। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2kp डिवाइडेड बाई r³ है, निरक्षी में क्या होता है 2 को हटा दो, kp डिवाइडेड बाई r³ हो जाता है। ठीक, ओके, तो अक्षी में क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर kp डिवाइडेड बाई r³ हो जाता है। कुछ नहीं किया है मैंने, 2 को बस हटा दिया है, तो ये मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है k इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, ये देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो दोनों फार्मूला सेम टू सेम है, कोई ज़्यादा घरने की जरूरत नहीं है। अच्छी स्थिति में 2kp डिवाइडेड बाई r³ होता है, निरक्षीय स्थिति में 2 को हटा दो तो kp डिवाइडेड बाई r³ हो जाता है। दोनों का व्यंजक आप अच्छे से देख लोगे मेरे लेक्चर पे जाके। ठीक है, मेरे चैनल पे जाके आप देख लेना, प्लेलिस्ट में मैंने हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक पे डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, आगे है वैद्युत फ्लक्स का।
वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जब ये आप समझोगे तभी आपको गॉस थ्योरम अच्छे से समझ में आएगा, गॉस का प्रमेय। ठीक, ओके। वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। देखो वैद्युत फ्लक्स का इसमें भी वही सेम चीज़ पूछा जाता है, एक तो परिभाषा पूछेगा, मात्रक वगैरह पूछेगा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, और बीमा वगैरह ये सारी चीज़ें पूछ लिया जाता है। सबसे पहले समझते हैं वैद्युत फ्लक्स का होता क्या है। देखो काफ़ी ज़्यादा आसान है। वैद्युत फ्लक्स का बोलने का मतलब ये है कि मान के चलो आपके पास क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है ऐसे करके, और उस विद्युत क्षेत्र में क्या है ना, एक आपके ऐसा करके कोई क्षेत्रफल रखा हुआ है, काल्पनिक पृष्ठ है मान लेते हैं, ठीक है। तो एक काल्पनिक पृष्ठ को ऐसा करके रखा हुआ है, और इस पृष्ठ से जो लंबवत गुजरने वाली बर रेखाएं हैं, ठीक है, मान के चलो यहाँ से ऐसे करके गया, इधर से निकल गया, यहाँ से ऐसे करके गया, इधर से निकल गया, यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से निकल गया, ठीक है, ओके। तो ये क्या था, एक काल्पनिक पृष्ठ था जो विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इससे जो अभिलंबवत गुजर रही है, इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली जो बर रेखा है, उसे अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स को अपन फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाई ई, और विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई, और क्षेत्रफल क्या है मेरा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ई ए है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाता है, ठीक है, हाँ, ओके। नाउ इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक भी आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक, मात्रक बोलो, मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा। देखो विद्युत क्षेत्र का मात्रक तो आपको पता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये E = F बाई क्या Q होता है। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, और यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मीटर का स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये अच्छा, क्षेत्रफल अगर ऐसा है तो ऐसे जाएगा। अगर क्षेत्रफल मान के चलो थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसे करके मेरा क्षेत्रफल थोड़ा से ऐसा है, कैसे बनाऊँ, ये। अब विद्युत बल रेखा अगर ऐसे जा रही है, इधर से गया, फिर यहाँ से गुजर गया, यहाँ से ऐसे गुजर गया, ठीक। एक और विद्युत बल रेखा ऐसे गया, यहाँ से गुजर गया, ठीक, ये गया ऐसे गया, और ये, और फिर ये यहाँ से गुजर गया, ठीक, ओके। हाँ, तो ये क्या कर रहा है, एक वो बना रहा है, कोण बना रहा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ठीक है, थीटा कोण यहाँ पे बना रहा है। तो ये जो थीटा कोण बना रहा है, तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा फाई ई = ई ए कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला भी आप याद रखोगे, ये, ठीक है। हाँ, अगर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, अगर मुझे विद्युत फ्लक्स का निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला अगर मुझे विद्युत बल रेखाएं निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है, हम समाकलन कर देते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखोगे। तो यहाँ पे लिख लेना कहीं पे कि संपूर्ण पृष्ठ से निकालना, अगर संपूर्ण पृष्ठ से निकालना है तो हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समाकलन फाई ई, और संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। पूरा क्षेत्रफल क्या है, ए है, क्योंकि हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई = क्या था, ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हम लगा लेंगे ए लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया संपूर्ण के लिए हमने फार्मूला निकाल लिया, ठीक है। ये हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स का। इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता दूँ, स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से ध्यान देकर पढ़ो, ठीक, ये आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया विद्युत फ्लक्स के बारे में, ठीक। आगे आगे है आपका सतत आवेश वितरण। देखो इसमें ना इस पे कई तरह से क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको परिभाषित करने बोलेगा, या तो आपको इसका वो पूछ लेगा, एक नंबर में क्या बोलते हैं, मात्रक पूछ लेगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये तो आगे यूज़ होगा ही आपके कहाँ, चुंबक वाले चैप्टर में, और आपके गॉस का प्रमेय का जो अनुप्रयोग है वहाँ। तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है, ठीक है। देखो रैखिक 3 टाइप के सतत आवेश वितरण होते हैं। एक होता है रैखिक आवेश वितरण, एक होता है मेरा पृष्ठीय आवेश वितरण, और एक आपका होता है ये आयतन आवेश वितरण। सबसे पहले बात करते हैं रैखिक आवेश वितरण में होता क्या है, रैखिक आवेश वितरण हमेशा तार में लगता है, ठीक है। मान के चलो एल लंबाई का क्या है मेरे पास, एक तार है, ठीक। हाँ, एल लंबाई का मेरे पास क्या है, एक तार है, मान लेते हैं एल लंबाई का मेरा क्या है, एक तार है। तो इसमें आवेश किस तरह से वितरित हुआ है, ऐसे करके मान लेते हैं, प्लस आवेश क्या है, वितरित है, ठीक। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है लैम्डा = Q
मतलब जो आवेश वितरित है उसको बोल देते हैं, मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश वितरित है इसके अंदर पूरा, ठीक है, प्लस क्यू आवेश इसके अंदर वितरित है, तो क्यू बटे क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई क्या है, एल है, तो यहाँ पे हो जाएगा एल, और इसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं। तो ये हो गया मेरा क्या, रैखिक आवेश वितरण के लिए फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसका मात्रक निकालना है, इसका मात्रक निकालना है तो मात्रक कैसे निकालोगे, ये भी आसान तरीके से आप मात्रक निकाल सकते हो। इसका जो मात्रक है, इसका जो मात्रक है, मात्रक क्या हो जाएगा, देखो आसान है, कैसे निकालोगे, ये क्या है मेरा आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है, और बटा है तो बटे लगा दिया, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो ये क्या हो गया, कूलाम पर मीटर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है, बन जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व किसको बोलते हैं, ये लगता है हमेशा पृष्ठ पे, ठीक है, कोई पृष्ठ है और कोई पृष्ठ है तो उसका क्या होगा, अपना क्षेत्रफल होगा, तो मान लेते हैं क्या कोई पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल है वो क्या है, ए है ना, ये पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल, अभी इसमें भी क्या है, आवेश ऐसा करके वितरित है समान रूप से, ठीक, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ए होगा, ठीक, ओके। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, इसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं, तो सिग्मा बराबर होता है, आवेश कौन सा है, प्लस क्यू आवेश मान के चलो वितरित है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू आवेश वितरित है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या है ए, तो क्यू बटे ए हो जाता है, ये हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व का फार्मूला, ठीक है, ओके। अगर मुझे इसका क्या करना है, मात्रक निकालना है, तो मात्रक भी आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बोलो, ये क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कूलाम, बटा है तो बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, एक मिनट, मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया, ठीक है, बन जाएगा, ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। आगे बात करते हैं इसके बारे में, आयतन, आयतन आवेश घनत्व बोलने का मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई हो, और क्या हो, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, उसे अपन क्या बोलते हैं, आयतन कहते हैं, ठीक है। मान के चलो आपके पास कोई ऐसा करके सिलेंडर है, ठीक है, आपके पास क्या है, कोई सिलेंडर है, तो सिलेंडर है तो इसका मात्रक क्या हो जाए, ये हो गया सिलेंडर, तो सिलेंडर के पास क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई सब रहेगा ना, इसके पास लंबाई भी रहेगा, चौड़ाई भी रहेगा, और क्या रहेगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब है, ये हो गया लंबाई हो गया, है ना, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, और साथ में क्या है, ऊंचाई भी है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, वो कर लेंगे, इसका जो आयतन वो क्या मान लेते हैं, वी है, और इस पर क्या है, आवेश वितरित है ऐसे करके, ठीक, और इसका जो आयतन है वो क्या है, तो प्लस क्यू आवेश है वो वितरित है, और इसका जो आयतन है वो क्या है, वी है, ठीक, ओके। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको हम दर्शाते हैं रो से, तो रो बराबर क्या होता है, रो बराबर हो जाता है मेरा क्यू बटे आयतन क्या है, वी, तो यहाँ पे हम डाल देंगे वी डाल देंगे, ये हो गया मेरा क्या, आयतन आवेश घनत्व हो गया। इसका मात्रक कैसे निकालोगे, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कूलाम, बटा है तो बटे, और यहाँ पे आयतन है, आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है ना, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर का घात 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर का घात 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो गया, ठीक है, निकाल सकते हो इस तरह से, तो ये हमने इसका मात्रक भी निकाल लिया, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता देता हूँ, तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से कर लेना, या तो आपको यूनिट पूछेगा या फिर आपको परिभाषित करने बोल देगा, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बाद में मत बोलना सर बताया नहीं बोलकर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक सेकेंड, जी हो गया, चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, डन, हाँ, तो ये चीज़ें हो गई। ऊपर वाला आपने स्क्रीनशॉट लिया था क्या, नहीं लिया हो तो ये भी ले लो, विद्युत प्रष्का का, डन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है मेरा गॉस का प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग के बारे में, ठीक है। गॉस का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग कौन कौन से, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हम लास्ट की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। 1 घंटा अभी हुआ नहीं है, हमारे पास 16 मिनट अभी भी बाकी है, 15-16 मिनट आराम से हम 1 घंटे में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। हाँ देखो, इसके अंदर आपको क्या जानना है, सबसे पहली चीज़ गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय आपको पता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत प्रष्का का मान क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये आप सबको पता है, वो आप सब लिख सकते हो, ठीक है। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिंपल फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला क्या होता है आपका, फाई ई, ठीक है। फाई ई बराबर कितना होता है, Q/ε0 होता है, ठीक है। ये सबको पता होगा, नहीं पता तो आप याद कर लो। यही क्या है, मेरा गॉस का प्रमेय है, ठीक है। मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स
कुल आवेश का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत जो फ्लक्स का है कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, हाँ। अब क्या कर सकते हो, गॉस का प्रमेय, ये हो गया मेरा गॉस का प्रमेय का फार्मूला। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसके अनुप्रयोग के बारे में, ठीक है, तो हम इसके ऊपर पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसका पूरा डिटेल डेरिवेशन आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट पे जाओगे आपको पूरा वीडियो लेक्चर डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखना है कि अगर मुझे क्या निकालना है, एक समान रूप से समतल आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या बोला मैंने, समतल आवेशित चालक। ठीक, ओके। तो अगर आपको क्या निकालना है, एक समान रूप से समतल आवेशित चालक के निकट अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, एक समान रूप से समतल आवेशित चालक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समतल आवेशित चालक के निकट अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा, क्योंकि ये क्या है, समतल है तो क्या आएगा, सिग्मा आएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ε0 हो जाएगा। तो ये हो गया एक समान रूप से समतल आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ठीक है, दूसरी बात जो आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है कि अगर मुझे क्या कहना है, समतल आवेशित अचालक, ये क्या था, चालक था, समतल आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समतल आवेशित अचालक जिसमें चालक ना हो। ठीक है, ओके। तो समतल आवेशित अचालक चादर है, उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होता है E = सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। यहाँ पे ε0 था, यहाँ पे 2ε0 है। इन सब पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं तो आपको फार्मूला याद होनी चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, ओके। तीसरा चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है अनंत विस्तार के चालक के निकट तीव्रता, अनंत विस्तार की चालक के निकट तीव्रता। ठीक है, अनंत विस्तार के चालक के निकट तीव्रता वो क्या हो जाता है, E = 1/4πε0 इंटू 2λ डिवाइडेड बाई R, 2λ डिवाइडेड बाई क्या होता है, R होता है। तो ये कुछ 3 अनुप्रयोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये फटाफट आप स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल रखे हुए हैं जो आपको करना है, जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनके आने की संभावना है, तो ये आप अच्छे से कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल के बारे में। पढ़ो एक क्वेश्चन क्या है, काफ़ी ज़्यादा आसान है और ये किस पे बेस्ड है, विद्युत विध्रुव आघूर्ण, विद्युत विध्रुव आघूर्ण के ऊपर क्या है, वो है अंकिक प्रश्न है आपका। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, एक वैद्युत विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है आपको। ठीक है, हाँ दिया है, क्या क्या दिया है आपको, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र आपको दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र बराबर दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम आपको दिया है। आगे क्या लिखा हुआ है, 30 अंश के कोण पर रखा गया है, मतलब थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश दिया हुआ है। ठीक है, उस पर 6 × 10⁻14 10⁻10⁻−24 न्यूटन मीटर का क्या लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है, मतलब टाउ का भी मान दिया हुआ है। तो टाउ बराबर दिया हुआ है 6 × 10⁻−24 न्यूटन मीटर, ये आपको दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है आपको, वैद्युत विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है, मतलब P बराबर बता दो क्या होगा, ये बोल रहे हैं। तो बकवास क्वेश्चन है ना। आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है, टाउ बराबर P sin थीटा, यही था। वैद्युत विध्रुव के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र पे बल आघूर्ण, टाउ = क्या होता है, P sin थीटा होता है। ठीक है, अच्छा टाउ आपको निकालना है, टाउ नहीं निकालना, आपको P निकालना है। तो जो निकालना है उसको एक तरफ रखो, बाकी साइड को उस तरफ पक्षांतर कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बराबर
क्या हो जाएगा, इन सबको इधर इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, टाउ बटे ई साइन थीटा हो जाएगा और आप आसानी से पी निकाल लोगे। ठीक है, ओके। टाउ का मान कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 बटे ई का मान कितना दिया है, 10⁻5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई साइन थीटा का मान कितना दिया है, 30, तो यहाँ पे होगा 30 अंश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप पी आसानी से निकाल लोगे। ठीक, अब फटाफट इसको क्या करो, कटा दो, कटाओ भाई। कहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहले इसका मान रख लो इसका, उसके बाद कटा लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻24 10�5। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा इस 10⁻5 को ऊपर लेके चले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻−5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइन 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पे हो गया 1/2 और यहाँ पे हमारा पी निकल जाएगा। अब देखो 10⁻−24 10⁻−5 कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि जब आधार समान रहते हैं तो उनके जो घात होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो 10 का घात क्या हो जाएगा, -29 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, और ये 2 भी ऊपर जाएगा। ठीक है, हाँ, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12, तो ये हो गया मेरा 12, और ये हो जाएगा 10⁻−29 हो गया, और इसका और इक्वल टू क्या हो गया, पी, है ना। ये इसका मात्रक क्या होगा, आपको पता है, बला गुणा का मात्रक क्या होता है, Q × 2L, मतलब कूलाम और ये मीटर, कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। तो यहाँ पे कूलाम मीटर आप मात्रक लिख लोगे, कूलाम मीटर मात्रक लिखना भी ज़रूरी है, वरना एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, यही आपका क्या है, आंसर है, बन जाएगा। ठीक है, अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया। चलो, एक और न्यूमेरिकल भी मैंने रखा हुआ है आपके लिए, ये भी हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, क्या लिखा हुआ है, 2 बिंदु आवेश, एक है आपका 2 बिंदु आवेश है, एक है आपका +9e और दूसरा है +e, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, 2 बिंदु आवेश दिया हुआ है, एक है +9e और दूसरा है +e। थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते हैं +9e दिया हुआ है, और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कितना, +e दिया हुआ है, और दोनों के बीच की जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है, ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। चलो बढ़िया। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, उनके बीच एक आवेश Q को रखा गया है, लिखा है उनके बीच क्या है, एक Q आवेश को रखा गया है। ठीक है, बीच में उनके बीच में क्या है, एक +Q आवेश को रख दिया जाता है, तो वह संतुलन में हो। अच्छा, उनके बीच ये पूछ रहा है कि +Q, ये जो Q आवेश है उनके बीच में कहाँ पे रखें कि ये क्या हो जाए, संतुलन अवस्था में आ जाए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ये बोल रहा है कि एक +Q आवेश है, एक Q आवेश है, उसको मैं कहाँ पे रखूँ, मान लेते हैं हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे हम Q आवेश को रख दिए। अब बोल रहा है कि इस आवेश की दूरी बता दो, इन दोनों आवेश से कितने, कहाँ पे रखें, इसका पोजीशन बता दो, कहाँ पे रखेंगे, स्थिति बता दो एक Q आवेश का, कि जिससे ये पूरा निकाय क्या हो जाए, संतुलन में आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो पहले हम क्या करेंगे, इस आवेश से यहाँ तक की दूरी और इस आवेश से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे। वो कैसे ज्ञात करोगे, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से लेकर, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की, मतलब 9e और Q के बीच की जो दूरी है वो मान लेता हूँ मैं कितना है, x है। ठीक है, तो ये कितना होगा, सिंपल, इतना दूरी क्या है, 16, इतना में अगर मैं इतना को घटा दूँ तो ये मिल जाएगा, ये कितना था, 16, ये कितना है, x। तो अगर मैं 16 में इतना को घटा दूँ x को, तो ये मिल जाएगा ना, ये दूरी निकल जाएगा, तो 16 - x हो जाएगा। ये वाला जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, 16 - x हो जाएगा, 16 - x हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बल लगा लेंगे। तो इसके वजह से इस पर बल लगाएंगे, फिर इसके वजह से इस पर बल लगाएंगे, फिर संतुलन की स्थिति में क्या होगा, F1 और F2 दोनों बराबर हो जाएगा। तो पहले हम बल निकालते हैं, इसके वजह से 9e के वजह से Q पर बल लगाएंगे, तो उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे F1। हाँ, तो उसको लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, कूलाम का नियम आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 का मान क्या है, 9e है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9e। Q2 का मान क्या है, जस्ट Q है, तो यहाँ पे हम Q लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई Q बटे दोनों के बीच की दूरी कितना है, x है, तो x का वर्ग हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा चीज़, इसके वजह से इस पे बल लगाएंगे, ठीक है। हाँ, तो उसको मान लेते हैं F2, तो F2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ये कितना है, पहला बल, पहला आवेश कितना है, E है, दूसरा आवेश कितना है, Q है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, बटे उनके बीच की दूरी वो कितना है, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दूरी का वर्ग होता है ना। हाँ, ये हमने पढ़ा है कूलाम का नियम। ये हो गया मेरा समीकरण 2। संतुलन की स्थिति में क्या होगा, F1 और F2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। F1 बराबर क्या हो जाता है, F2 हो जाता है, दोनों को बराबर कर लो। पहला समीकरण 1/4πε0 1/4πε0 इंटू 9e इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ई मल्टीप्लाई क्यू डिवाइडेड बाई कितना लिखा, सॉरी 1/4π भी लिखा था, 1/4πε0 हो गया इंटू ई मल्टीप्लाई क्यू डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो कॉमन चीज़ें, वो चीज़ें कट जाएगी, जैसे कि 1/4πε0 1/4πε0 कट गया, क्यू से क्यू कट गया, ई से ई कट गया, ठीक है। हाँ, अब बचा क्या, बचा उसको लिख लो। तो यहाँ पे बचा है 9/x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा है 1/16 माइनस एक्स का स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। ओके, अब इसको हम ओपन कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, इसको ओपन कर लो, इसको ओपन करके आप लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/9 इंटू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको ओपन कर लो, इसको ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको ओपन करो तो ये कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग करो, ठीक है। या तो 16 का वर्ग कर लो, या फिर एक चीज़ आप और कर सकते हैं, इसको ऐसे बना लो, ठीक। यहाँ पे क्या है 3, 3 का घात लिख, 3 का घात कितना होता है 2, तो 9 को मैं 3 का घात 2 लिख सकता हूँ, और इसको मैं एक्स का घात 2, ठीक है। तो इसको मैं पूरे का घात क्या लिख सकता हूँ, ऐसा वर्ग लगा सकता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/16 माइनस एक्स का 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो बचा क्या, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 3/x इक्वल टू, हाँ ये x हो जाएगा। अब क्या करो, तेरिया गुणा कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 तिया कितना होता है, 16 तिया 48, और यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू x हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, इसको इधर लेके चले जाओ तो हो जाएगा 4x, है ना, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 4x, और तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x अब देखो कट जाएगा यहाँ, तो 4x, तो x बराबर हो जाएगा 48/4, 48/4 कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू आवेश को 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख लेना, वीडियो रिवाइज कर लेना, कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया, ठीक। आगे ये इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन। और इस तरह से ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। मैंने 1 घंटा में बोला था चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 1 घंटा मैंने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, क्योंकि इस तरह से हर एक चैप्टर का 1 शॉट हम लेकर आने वाले हैं, तो आपको मज़ा आ जाएगा मतलब करके, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट 1 शॉट में।